नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, किसी भाषा के शब्द भंडार में शब्दों की सीमित संख्या ही होती है, लेकिन समय के साथ हमें नए नए शब्दों की आवश्यकता होती है और हम कुछ शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाते हैं। इस शब्द बनाने की प्रक्रिया में हम समास, उपसर्ग प्रत्यय, संधि आदि का सहारा लेते हैं। तो आज हमारा विवेच्य विषय है समास। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात किसी लंबे वाक्यांश को छोटा करना। उदाहरण, चंद्र है शेखर पर जिसके। वाक्यांश के लिए चंद्रशेखर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी वाक्य को संक्षेप में लिखने से वो काफी प्रभावशाली हो उठता है। समास की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है: दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जैसे युद्ध के लिए भूमि को हम संक्षिप्त रूप में युद्ध भूमि लिखते हैं। बच्चों, अब हम समास विग्रह के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार कई शब्दों को जोड़कर समास बनता है, ठीक उसी प्रकार किसी सामासिक शब्द को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे चक्रधर शब्द का समास विग्रह चक्र को धारण करने वाला होगा। अब हम समास के भेद के बारे में जानेंगे। हिंदी में समास के कुल 4 भेद माने जाते हैं। तो आइए इन सभी भेदों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान और पहला पद गौण होता है तथा जिसमें कारक का लोप होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम राजपुत्र शब्द को लें तो इसमें दूसरा पद प्रधान है, क्योंकि राजपुत्र का समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। अर्थात हम यहाँ राजा यानी प्रथम पद की बात न करके राजा के पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं, अतः पुत्र ही प्रधान है। रसोई घर में रसोई के लिए प्रयोग में आने वाले घर की बात की जा रही है, अतः यहाँ रसोई महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह घर महत्वपूर्ण है जिसमें हम रसोई बनाते हैं। कारक की विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास के निम्नलिखित उदाहरण हैं। कर्म कारक के लोप से बने समास। इस तत्पुरुष समास में कर्म कारक का लोप होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। उदाहरणतः ग्रामगत, ग्राम को गत अर्थात जाने वाला। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। करण कारक के लोप से बने समास। इस तत्पुरुष समास में करण कारक का लोप होता है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। उदाहरण, हस्तलिखित, हाथ से लिखित। रेखांकित, रेखा से अंकित। संप्रदान कारक के लोप से बने समास। इस तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक का लोप होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है। उदाहरणतः राह खर्च, राह के लिए खर्च। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपादान कारक के लोप से बने समास। इस तत्पुरुष समास में अपादान कारक का लोप होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। बच्चों, आपने कर्म कारक में भी से विभक्ति देखा होगा, लेकिन कर्म कारक के से विभक्ति का प्रयोग जहाँ किसी साधन के लिए होता है, वहीं अपादान कारक में से विभक्ति का प्रयोग किसी चीज से अलग होने के लिए किया जाता है। उदाहरण, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। संबंध कारक के लोप से बने समास। इस तत्पुरुष समास में संबंध कारक का लोप होता है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का है। उदाहरण, गंगा जल, गंगा का जल। सेना नायक, सेना का नायक। अधिकरण कारक के लोप से बने समास। इस तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक का लोप होता है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में है। उदाहरण, दानवीर, दान में वीर। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। तो बच्चों, इस प्रकार हमने तत्पुरुष समास में विभिन्न कारकों के लोप से बने शब्द देखे। अब हम तत्पुरुष समास के उपभेद देखेंगे। तत्पुरुष समास के कुल 2 उपभेद हैं: कर्मधारय समास, द्विगु समास। कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेषण या उपमान हो और दूसरा पद विशेष या उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण, विशेषण विशेष संबंधी उदाहरण। महाराजा, महान है जो राजा। नील गगन, नीला है जो गगन।
उपमान उपमेय संबंधी उदाहरण, कनक लता, कनक की सी लता, कमल नयन, कमल रूपी नयन। बच्चों, यहाँ विशेषण का अर्थ किसी चीज की विशेषता बताने वाला है, जैसे नीला और महान। विशेष्य का अर्थ जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है, जैसे नीला के लिए गगन विशेष्य है और महान के लिए राजा। उपमान का अर्थ है किसी चीज के साथ तुलना करना, जैसे कनक, कमल। उपमेय का अर्थ है किसी चीज की तुलना। उपमेय का अर्थ है जिस चीज की तुलना की जा रही है, जैसे लता और नयन। यहाँ लता की तुलना कनक यानी सोना से की गई है और नयन यानी आँख की तुलना कमल से। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, 9 रत्न, 9 रत्नों का समाहार, पंजाब, 5 आबों का समूह। बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास के कई भेद तथा उपभेद हैं। अब हम अन्य समासों की चर्चा करते हैं। बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों ही पद गौण हों तथा किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे यदि हम दशानन शब्द का समास विग्रह करें तो होगा 10 हो आनन जिसके, अर्थात रावण। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस विग्रह में न तो 10 संख्या महत्वपूर्ण है और न ही आनन, बल्कि प्रधान है तीसरा पद यानी रावण। उदाहरण, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। बच्चों, इस समास में हम जितने भी शब्द देखते हैं वह किसी खास व्यक्ति या वस्तु के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपना कंठ या गला नीले रंग से रंग ले तो हम उसे नीलकंठ नहीं कहेंगे, बल्कि यह शब्द भगवान शिव के लिए ही प्रयुक्त होता है। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान तथा एक दूसरे के विपरीत होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण, माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, हार जीत, हार और जीत, दुख सुख, दुख और सुख। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान और अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय का अर्थ है जिस शब्द पर व्याकरण के नियमों का कोई प्रभाव न पड़े। उदाहरण, आजीवन, जीवन भर, सादर, आदर के साथ, यथाविधि, विधि के अनुसार, प्रतिपल, हर पल। इन उदाहरणों में आ, सा, यथा, प्रति पहला पद है। ये सभी पद प्रधान हैं और इन पर व्याकरण के नियमों के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे लड़का शब्द का हम लिंग परिवर्तन कर लड़की बना सकते हैं, इसका वचन बदलकर लड़कों कर सकते हैं, पर आ, सा, यथा, प्रति में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को ठीक तरह से समझा होगा। फिर मिलते हैं हिंदी व्याकरण के एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।